कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। किताब लाए हैं सब लोग? कॉस्टिंग की बुक नहीं लाए हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आज बेसिक पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। आप लोग ना कॉस्टिंग बड़ा मेन है, यही सब है, बाकी तो जो है सो है ही। बेटा जरूरत नहीं ना, एसेट माइनस लायबिलिटी निकाल दो या कैपिटल प्लस रिजर्व। वीडियो देखो बेटा, मैंने बता रखा है, जरूरत नहीं है शेयर कैपिटल की, ठीक है ना, उसके बगैर भी हो जाएगा बेटा। आप प्लीज अपनी वीडियो देखें। अरे सर, क्यों कॉस्टिंग वाली फाइल मेरे बोर्ड पे है? नहीं है तो पेन ड्राइव में भेज दीजिए, कॉस्टिंग की पूरी फाइल, मुनी मैम से लेके कॉस्टिंग और मैनेजमेंट दोनों। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। तो बोला गया, इट इज ए मेथड ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये कुछ नहीं है, जॉब कॉस्टिंग ही है। जॉब कॉस्टिंग पढ़ा है किसी ने? आप दो बच्चों ने पढ़ा है, बताइए जॉब कॉस्टिंग क्या था? ये जॉब ही क्या था बेटा, ये बताइए। पर्टिकुलर काम से थोड़ा बेटा एक्सप्लेन करें। कुर्ता बनाएगा उसी के साइज के मुताबिक। देखिए, एक तो होता है कुर्ता एम एल एक्सएल का 10 लाख पीस बन रहा है, वो चला जाएगा बैच कॉस्टिंग में। लेकिन एक आदमी आके बोले कि मेरे ही नाप का कुर्ता बनाओ, जैसे लोग बनवाते हैं ना, या आप लोग भी, आपकी मम्मी बुटीक में जाती होंगी, तो बुटीक में होलसेल में काम नहीं होता। बुटीक में खास मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा बनता है। जो कलर कहेंगे, जो झालर कहेंगे, जो लरी बोलेंगे, वो ला के लगाएगा और वो उसके पैसे लेगा। तो जो टेलर मास्टर है ना, वो करता है जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि वो आपके कहे मुताबिक काम करता है। तो जब कोई कस्टमर के कहे मुताबिक, या इसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन, जब कोई काम होता है ना बेटा, तो उसको हम बोलते हैं जॉब। और उसी जॉब की जो कॉस्टिंग होती है, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, जब जॉब कॉस्टिंग तो है ही? इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे कि बेटा मेट्रो बनाना, मेट्रो बनाने वाली कंपनियां कोई और होती हैं, अगर आपको पता हो तो। और बनवाती हैं सरकार। तो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में बनवाएगी, बिहार गवर्नमेंट पटना में, मैंने सुना है कि वहां भी मेट्रो बन रहा है। कोई यूपी के हैं, लखनऊ में बना है मेट्रो, बताओ, शायद सुना हो। मुंबई में बना है मेट्रो, शायद चेन्नई में भी बना होगा। दिल्ली, कोलकाता में तो बहुत पहले से मेट्रो है। तो ये मेट्रो जो बनता है दिल्ली में, मेट्रो कंपनियां अपने हिसाब से 10-5 किलोमीटर बना देती हैं, सरकार जैसे बोलता है वैसी बनाती हैं। कि देखो ऐसे जाना है, यहाँ पे स्टेशन होगा, फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड होगा, यहाँ पे नाले के ऊपर होगा, वहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, है कि नहीं? ऐसा कुछ कहती होगी। तो कैसे बन रहा है? कस्टमर के कहने के मुताबिक बन रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं, कुर्ता बनाना और मेट्रो बनाना दो चीज है। कुर्ता है शॉर्ट टर्म,
एक नहीं तो 2 दिन में बन जाएगा। लेकिन मेट्रो कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल देखा होगा आपने। मैं इसका बताता हूँ जो टॉपर्स के सामने है। टॉपर्स के सामने जो मेट्रो है ना बेटा, ये बना था 2005 में शुरू हुआ था, और 10 जनवरी 2010 को पहली मेट्रो चली थी। टॉपर्स के बच्चे आए थे इससे, और सबने क्वाइन जमा नहीं कर, मतलब क्वाइन खरीदा लेकिन जमा नहीं कराया, सब लेके भागे। अब एक ने डाला और 2-3 भाग लिए, एक ने डाला 2-3 भाग लिए। वो नहीं होता है कि स्मारक के तौर पे कि हई हमने सबसे पहले मेट्रो पे चढ़े थे हम। चलो, हाईवे, आगरा गए हो इधर? यमुना एक्सप्रेस वे गए हो कभी? चलो छोड़ो, मेरठ गए हो? मेरठ एक्सप्रेस वे, आगरा से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, कोई एक्सप्रेस वे पे गए हो? हाईवे है बेटा वो, कितने दिन में बन जाता होगा? सालों लगते होंगे, 2, 4, 5, 10 साल। बड़ा कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना, कोई बड़ा मॉल बनता हो। देखो, मॉल भी जो बन रहा है, मॉल बनवाने वाले की मर्जी के अनुसार बनाना पड़ेगा कि यहाँ एग्जिट होगा या एंट्री होगा, ये दुकानें इस साइज की होंगी, वो दुकानें उस साइज की होंगी, यहाँ सिनेमा हॉल होगा, यहाँ प्ले स्टेशन होगा, यहाँ फूड कोर्ट होगा, उसका धुआं निकलने की जगह होगी, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ होगा बेटा? तो हाईवे हो या बिल्डिंग हो, ये सब चीजें समय लेती हैं। ये जॉब है, कस्टमर के अनुसार से बनते हैं, बट दीज जॉब्स है तो जॉब ही टेक्स मोर देन 1 year टू गेट रेडी। मैं कहता हूं कॉस्ट अकाउंटेंट बनना क्या 1-2 महीने का काम है? लीगली कितना टाइम लगता है पता आप लोगों को? कम से कम कितनी जल्दी बन जाओगे? 6 महीने तो फाउंडेशन में चाहिए, और 1 साल चाहिए इंटर में, क्योंकि 6 महीने पे तो एक ही ग्रुप अलाउ करते हैं ना, या दोनों ग्रुप दे सकते हैं 6 महीने पे? एक ही ग्रुप, यानी कि साल भर ये भी चाहिए। फिर उसके बाद फाइनल के लिए कितना समय चाहिए? 1 साल। और फिर ट्रेनिंग के लिए 15 महीने, तो 1.25, इसको 0.5 मान लेते हैं ईयर, तो जोड़िए 3.75 ईयर, मतलब मोरलेस अगर भगवान के दुआरे एक आध अटेम्प्ट लग गया तो 4, 4.5। ठीक बात है कि नहीं? बड़ी पुरानी कहावत है सीए और सीएस के कोर्स के बारे में। आप ही जैसा एक नया बच्चा आया, क्या नाम था बेटा? सोनम। सोनम आई और किसी हॉस्टल में गई, तो हॉस्टल में एक सीनियर पढ़ती थी सीए में या सीए। सोनम ने पूछा, दीदी कितना खर्चा लग जाता है सीएमए में करने में? तो जो बेचारी बड़ी दीदी थी, उन्होंने आ भरी वो भी कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, खर्चा तो कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन जवानी खर्च हो जाती है। अटेम्प्ट देके जवानी खर्च हो जाती है। 4 साल तो ऐसे ही है, अगर एक आध अटेम्प्ट भी लग गया तो 5 साल होने में देर नहीं लगेगी। और मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा कि पासिंग परसेंटेज क्या होता है पता आप लोग को? इंटर का, इंटर का पासिंग परसेंटेज नहीं, आया कितना था आपकी बार जुलाई में? एक्चुअल रिजल्ट बताइए, पासिंग परसेंटेज ये भी नहीं पता? अच्छा, गूगल कीजिए। पढ़ने से ज्यादा याद रखिए, पास कैसे करेंगे? पढ़ने वाले तो बहुत हैं, पास होने वाले चाहिए। पढ़ने आए हो या पास करने आए हो? भूमि ने किसी हाथ दिखाने वाले को हाथ दिखाया,
CMA इंटर रिजल्ट। परसेंटेज ना, फाउंडेशन मत देखो, बड़ी बदमाशी है। फाउंडेशन तो सबको कुदा देते हैं। देखो बेटा, मेरे सामने है इंटर ग्रुप वन 10%, 10.6 to 11 मान लो। सेकेंड ग्रुप 30% करिए ना। कहाँ है, कहाँ पे है? तो इसका नाम बदल के CM में कोस्टिंग कर दीजिए। और बौथ ग्रुप है 13.7%। 30% सेकेंड ग्रुप है, बौथ ग्रुप है 13.7%। ठीक बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बच्चे वो होंगे जो फाउंडेशन पास होंगे, बीकॉम होंगे, तो फिर ये 10% 13% क्यों रिजल्ट है? फाउंडेशन पास है तो तेज बच्चे हैं, 80-90% पास करने चाहिए। ये पास कराया जाता है। एक कोई फिल्म आपने देखी हुई दबंग, कि तुम आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। तो बेटा, इसमें आदमी फेल नहीं होता, इसमें फेल कराया जाता है। ये जान लीजिए। बीकॉम में फेल होना मुश्किल है, और सीए, सीएस और सीएमए में पास होना मुश्किल है। जिस चीज में 10-15% रिजल्ट हो, ठीक है, जिस चीज में 10-15% रिजल्ट हो, इसका मतलब उसमें पास होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं और पास होते हैं। ये चैलेंज पता है तब एडमिशन लिए हो कि ऐसे ही कूद के आ गए जय बजरंग बली? पता था ना कि भाई रास्ते में एक परेशानी आएंगी। वैष्णो देवी गए हो कभी? पैदल चढ़े थे या घोड़े पे? किसने बताया था बेटा 12 किलोमीटर चलना होगा? या ऐसे ही चल गए थे? बताया था, मेंटली तैयार थे कि भाई अब आए हैं तो माता के दर्शन करके लौटेंगे, या रास्ते से ही आ गए थे वापस? गिरते पड़ते लुढ़कते कैसे भी पहुंच गए थे वहां पे। अब आपकी उम्र में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता पिता को दिक्कत होती होगी, जिनकी उम्र 40-45-50 हो। लेकिन फिर भी वो जाते हैं कि नहीं? यही आपको भी समझना है। ये रिजल्ट मतलब माता के दर्शन। मजबूती सर पे कफन बन के आए हो। सर पे कफन बांध के आने का मतलब मन मजबूत करके आए हो, कि विकाद किक लग भी सकता है, जमीन पे गिर भी सकते हो, फिर उठना है बेटा। हारता वो नहीं जो जमीन पे गिरता है, हारता वो है जो उठने से इनकार करता है। इन्हें इनकार करता है। किसने बॉक्सिंग देखी है कभी टीवी पे? बॉक्सिंग में बॉक्सर मारता है, दूसरा गिर जाता है, हारता नहीं है। अंपायर आके बोलता है 1, 2, 3, 10 के पहले अगर उठ गया तो हार नहीं है। पॉइंट कट जाएंगे, कोई बात नहीं, हार नहीं है। और कई बार उठता है और सामने वाले को चित कर देता है। तो हार तब होता है जब हम उठने से इनकार करते हैं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा बेटा, आपको सच्चाई बता रहा हूं। जिस भी कोर्स में 10-15% रिजल्ट हो, मैंने खुद किया इसलिए बता रहा हूं मैं, 10-15% रिजल्ट हो, उसमें हार मिलेगी। मेंटली तैयार रहो। आपने कभी प्रोविजन पर डाउटफुल पढ़ा है अकाउंट में? क्या होता है? देखो, जो उधार सेल कर रहा है उसको तैयार रहना चाहिए, 5-10% डूबेगा ही। नहीं तो उधार सेल मत करो। बड़ी सीधी वही वाली बात है। सीए से CMA में अगर एडमिशन लिया है तो तैयार रहो कि गड़बड़ी हो सकती है। और पहले से तैयार रहोगे तो उससे फायदा ही होगा, पढ़ने का मन करेगा कि नहीं नहीं यार पढ़ना पड़ेगा, वरना मैं आज तक नहीं फेल हुआ, अब हो जाऊंगा। तो इसीलिए तैयार। ठीक है ना बेटा? तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि इस कोर्स के लिए गेट रेडी, मेंटली फर्स्ट। पहले मेंटली तैयार हो, फिर फिजिकली। फिजिकली मतलब पूरा समय देना है। मैं या दुनिया का कोई भी टीचर बोले कि मेरे पढ़ाने से यूं पास कर जाओगे, झूठ बोल रहा है वो। मेरे पढ़ाने से 50%, आपके पढ़ने से 50%, दोनों जोड़ दो, जरूर पास करोगे। ये है इसका मेन मेन काम। चलो, तो आ जाओ भाई। 10% रिजल्ट देख के अगर डरे ना हो तो आगे पढ़े। नहीं डरे हो सर मैं तो जा रहा हूं, मेरे पैसे वापस करो,
तो बात अलग है। इधर देखो कि दिस जॉब टेक्स मोर देन 1 ईयर टू गेट रेडी, इसीलिए इसकी कॉस्टिंग का तरीका जो है ना, जॉब कॉस्टिंग के जैसा होते हुए भी उससे थोड़ा अलग है। आपने पढ़ा होगा कि जो रेवेन्यू आइटम होते हैं उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है, और जो कैपिटल आइटम होते हैं उनकी अकाउंटिंग अलग तरीके से। सही बात है ना? रेवेन्यू एक्सपेंसेस पीएल में, इनकम टैक्स में अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिप्शन होता है। उसी तरह से जॉब कॉस्टिंग और बात है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और बात है। ठीक है, अब जरा समझते हैं। देखिए, 3 टाइप्स, हालांकि कॉस्टिंग किताबों में 2 ही तरह का लिखा है, लेकिन आपको तो एस भी पढ़ना है तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एक मिनट, ये सही रहेगा, पहले ये बता देता हूँ। इसमें 2 लोग होते हैं बेटा। एक तो मेट्रो जो वो बन रहा है, सब्जेक्ट है ये। बनवाने वाला, बनाने वाला। बनवाने वाले को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया। बनाने वाले को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। मैं हिंदी में लिख दूं, बनाने वाला और बनवाने वाला। बहुत दिन से हिंदी नहीं लिखा तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। जब से सीए हम लोग बने हैं तब से इंग्लिश में लिखना हो रहा है। इसका मतलब इनके बीच में कुछ बात होगी तभी तो मेट्रो बनाएगा। उसी बात को बताइए क्या बोलते हैं? आपने नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉस्टिंग तो बात की बात है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 2। ऊपर वाला था पॉइंट नंबर 1। ऊपर वाले में क्या बताया मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। दूसरा बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेटा, पढ़ लिया? डेली बेटा पढ़ते जाइए, क्लास हो तो नहीं हो तो। डेली में बड़ा जादू है बेटा। कोई भी काम दुनिया में डेली करेंगे ना, वो काम हो ही जाएगा। एक नाम सुना है, जैक मा? किसी बच्चे ने जैक मा का नाम सुना है? झक मार नहीं, जैक मा नाम नहीं सुना? अली बाबा का नाम सुना है? अली बाबा .com नाम सुना है? चाली चोर नहीं, क्या है अली बाबा .com? भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जागरूक तो होना चाहिए। बताओ कोई, व्हाट इज अली बाबा .com? नहीं पता? अली बाबा .com इज ए वेबसाइट जिसपे आप चाइना के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो चाइना की जब इकोनॉमी ग्रो हो रही थी तो बिना एक्सपोर्ट के कोई इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ती तो है नहीं। तो उसके सामान को बाहर बेचने में इस वेबसाइट ने बड़ा काम किया। गूगल वगैरह में सामान नहीं बिकता ना, इसमें सामान बिकता है। इससे अमेजन है ना, तो अमेजन रिटेल है, अलीबाबा होलसेल है। तो एक टीचर थे हमारी ही तरह, 40-50 साल की उम्र से पढ़ा रहे थे और कुछ दाल पानी चल नहीं रहा था, जैसे मेरा नहीं चलता। तो उनको दिमाग में आया कि यार कुछ करते हैं, तो उन्होंने ये .com बनाया और 2010 तक वो चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। अब जब आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो लोगों को ज्ञान बहुत देता है। आप देखना, जो बच्चा सी एस में टॉप करेगा ना, CWA में, वो यूट्यूब पे आ जाएगा, बोलेगा मैं तो ऐसे पढ़ा था। है कि नहीं? कि मेरे घर में बड़ी दिक्कत थी, मैं तो अगरबत्ती की रोशनी में भी पढ़ लेता था। और बच्चे भी मान जाते हैं, हाँ यार इसने पढ़ा होगा। और टीचर के वीडियो पे वो व्यू आता है 1-2 हजार, और वैसे छपरी बच्चों के वीडियो पे व्यू आता है 50,000, 1 लाख। हाँ भैया बताओ कैसे पढ़े थे, वो भी एकदम खुल के। मैं तो दिन में 26 घंटे, 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ता था, 28 घंटे पढ़ता था। मैंने एकदम छत पे सूख के पढ़ा था। चलो जो भी है। तो जैक मा जब बहुत बड़े हो गए तो जाहिर है लेक्चर के लिए बुलाया गया। तो एक बार इनका लेक्चर कोटेशन मैंने कहीं पेपर में पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोटेशन था कि व्हाट इज डेली पावर, कि डेली की पावर क्या है। उसने बताया था कोई आदमी कितना भी कमजोर हो, अगर वो डेली फील्ड में जाए, पार्क में,
और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करे, दौड़े धूपे, तो 2 महीने 3 महीने बाद उसकी सेहत पहले से बढ़िया जरूर होगी। मतलब हम नहीं कहते पूरा स्वस्थ हो जाएगा, कैंसर है तो खत्म थोड़ा ना हो जाएगा, लेकिन पहले से बेहतर जरूर होगा। कोई कितना भी बदसूरत हो, लेकिन डेली अपने आप को थोड़ा सा टिप टॉप करे, थोड़ा ध्यान दे, इधर से साइड इधर से साइड, कपड़ा कैसा है, 2 3 महीने अपने ऊपर ध्यान दे, थोड़ा पहले से ज्यादा सजने धजने लगेगा। कोई आदमी अपना शटर, वो यही कहना चाहता था, रोज खोले और 8 बजे दुकान पे बैठे रात के 10 बजे जाए, कुछ न कुछ माल वो पहले से बेहतर जरूर बेचेगा। मैं इसी बात को कहता हूँ बेटा, टीचिंग पे, आपकी पढ़ाई पे, आपको जितनी भी नॉलेज है बेटा, आप डेली बेसिस पे थोड़ा पढ़ते जाओ ना। देखो 3 महीने में वही कॉस्टिंग, वही टैक्स, वही अकाउंट आपको पहले से ज्यादा समझ में आएगा। ये है डेली की पावर। तो डेली पढ़ते जाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लिख लिया आप लोगों ने? अब ये कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया 3 तरह का। कुछ किताबों में 2 ही तरह का लिखा है, लेकिन एस में 3 तरह का लिखा है। कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक होता है फिक्स्ड प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्लस, और एक होता है बेटा मिक्स कॉन्ट्रैक्ट। सुना आपने? फिक्स्ड प्राइस, कॉस्ट प्लस और मिक्स कॉन्ट्रैक्ट। ये फिक्स्ड प्राइस क्या है? इसमें ना हम रेट तय कर देते हैं कि देखो हमको आपको इतना अमाउंट देंगे, ये मेट्रो बना दो, 2,000 करोड़ 4,000 करोड़, जो भी अपना बार्गेन करके, निगोशिएशन करके, बिड करके। बिड समझते हो? बोली लगाना। तो इसमें बोली लगती है, सरकार बताती है कि देखो मुझे एक मेट्रो बनाना है जो कौन, वैशाली है ना, वैशाली से शुरू होगा और द्वारिका तक जाएगा, 40 किलोमीटर है। यहाँ यहाँ स्टेशन होगा, लक्ष्मी नगर, यमुना बैंक, और कौन कौन सा है, इंद्रप्रस्थ, यहाँ कनॉट प्लेस में इंटरेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा। फिर वहाँ पे ये रजौरी गार्डन, और ये मतलब होते होते कहाँ तक जाएगा मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ टाइम ही नहीं मिलता। तो 40 स्टेशन होंगे, 20 स्टेशन तो होंगे ही। और मेट्रो ऐसा होगा, इसमें 2 पटरी होगी, एक जाने की अलग होगी और एक आने की अलग होगी, और यहाँ यहाँ वो होगा, कट होगा, मतलब वो दूसरी मेट्रो उससे, हाँ, इंटरसेक्शन होगा। बताओ क्या दाम लोगे? तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी मेट्रो बनाने वाली कंपनी बिड करती हैं। अच्छा, वही बता देगा कि जमीन के अंदर कितनी दूर है, बाहर कितनी दूर है, क्योंकि उससे कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। तो वो सब लोग जानते हो क्या करेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट परचेज करेंगे, बिड टेंडर नोटिस बोलते हैं। डॉक्यूमेंट परचेज करेंगे, और परचेज करने के बाद 1 2 महीने बढ़िया से कॉस्टिंग करेंगे। कैसे करते हैं वही पढ़ना है। और कॉस्टिंग करने के बाद आएंगे और बताएंगे कि मैं इसको 2,300 रुपए में कर दूंगा, मैं 2,300 करोड़। कोई दूसरा बताएगा 2,500 में करूंगा, कोई तीसरा बताएगा 3,000 में करूंगा, कोई चौथा बताएगा 2,250 में करूंगा। सरकार जो सबसे कम बोलेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। तो थ्रू बिड एक प्राइस तय कर लेते हैं, या तो होल अमाउंट, या एक रेट है ना, फिक्स कर लेते हैं। मैं बताता हूं क्या दोनों में फर्क है। इज फिक्स्ड, होल अमाउंट का मतलब सीधे तय कर लिया 2,250 करोड़। लेकिन मान लो सरकार का प्लान बदल जाए, सरकार बोले नहीं नहीं, वैशाली से आगे वसुंधरा तक पहुंचा दो भाई, तो बता देता, पता है, किलोमीटर, कि हर किलोमीटर का हम लेंगे 500। अब बताओ कितने किलोमीटर चलना है? 40 है तो 2,000, सॉरी 20,000, और इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, तय कर देते। जैसे घर भी ऐसे बनता है, किसी को पता हो तो, पर स्क्वायर फीट 1,200 रुपए लेंगे, ऐसा सुना आपने? टाइल लगाने वाले बोलते हैं पर स्क्वायर फीट 25 रुपए लेंगे, पर स्क्वायर फीट 50 रुपए लेंगे, वो भी फिक्स्ड है। अब बाद में खर्चा कम ज्यादा हो, आपको देना उतना ही है। ऐसा होता है बेटा।
तो अमाउंट इज फिक्स्ड, इसमें चेंज नहीं होगा। अब खर्चा कम हो ज्यादा हो आप जानो, हाँ चेंज होगा। कब चेंज होगा बेटा? चेंज ओनली इन केस ऑफ वेरिएंस इन वर्क। वेरिएंस इन वर्क का मतलब है काम और थोड़ा सा बदल दिया जाए। काम बदल दिया जाए मतलब क्या है बेटा? हाँ कि देख भाई, द्वारिका सेक्टर 12 पे नहीं, ये 17 पे रुकेगी, यानी कि 3 किलोमीटर और ले चलो। अच्छा, एक इंटरसेक्शन होगा कनॉट प्लेस, एक होगा अक्षरधाम, एक मुझे रजौरी गार्डन भी चाहिए। काम बदल गया। अच्छा ऐसा करो यार, तुम वहां मत बनाओ, वैशाली को भी छोड़ दो, यूपी वाले बड़े बदमाश हैं, तुम आनंद बिहारी रोक दो। या बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 फ्लोर का दिया, पैसे कम पड़ रहे हैं यार, 3 ही फ्लोर रहने दो। ऐसा हो सकता ही नहीं बाद में, 2-4 साल में तो हालात किसी के भी बदल सकते हैं। तो काम चेंज होगा तो प्राइस भी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज। जैसे मान लो घर बन रहा है, अब 3 मंजिल बन गया, तो दादी अम्मा ने बोला यार एक मंदिर होना चाहिए यार। तो पापा ने बोला अरे मम्मी ऐसी क्या बात है, चलो छत पे बनवा देते हैं। अब ठेकेदार को दादी माँ ने बोला मंदिर बना, ठेकेदार ने बना दिया। दादी माँ बोल रहे मंदिर बनाने के पैसे लेगा, पागल है, तुझे पाप लगेगा। अब बेचारा ठेकेदार बोल रहा है कि अरे मालिक हम तो मर जाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे इतना मटेरियल, मंदिर तो आपने बनवाया है ना, थोड़ा कम दे दो। लेकिन भाई मंदिर के पैसे तो दो यार, 3 लाख रुपए लग गए मंदिर बनाने में, कुछ तो दो। तो इसी को बोलते हैं वेरिएंस इन वर्क। ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए आप सीए में पढ़ने आए हैं, किसी का मन हुआ साथ में सीए भी करूंगा। अब सीए में मान लो 2 चैप्टर अलग है कॉस्टिंग का, आपने कहा सर वो भी पढ़ा दो, मैं कहूँगा अच्छा बेटा जरूर पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ी फीस और दे दो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? या इसको बोलते हैं एस्केलेशन। एस्केलेशन समझते हो बेटा? एस्केलेटर देखा है? एस्केलेटर मॉल में लगा होता है, क्या करता है एस्केलेटर? मेट्रो पे भी लगा हुआ है, क्या करता है? नीचे वाले को लेके ऊपर जाता है, और कहीं कहीं ऊपर से नीचे भी आता है। लक्ष्मी नगर में मेरे ख्याल से दोनों लगा हुआ है, एक तरफ से जाने का लगा हुआ और एक तरफ से आने का। देखा आप लोगों ने? तो कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेटर का क्या काम? इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बताऊं? मैंने काम शुरू करवाया है कब? 2025 में। काम कब तक चलेगा? 2030 में। बेटा 27 में अगर सीमेंट का रेट 20% बढ़ गया तो मैं कहां से दूंगा? 28 में भारत सरकार ने टैक्स बदल दिया और रोड का रेट बढ़ गया, रोड समझते हैं ना, लोहा, लोहे का रेट बढ़ गया, ईंट का रेट बढ़ गया 10-20%, तो 2-4% तो मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, लेकिन 10-20% कहाँ से दे दूंगा मैं? मजदूरी बढ़ गई, क्योंकि मेरे से तो कॉन्ट्रैक्ट आपने 25 में किया है, काम हो रहा है कब तक? 30 तक। तो उसमें लिखा होता है कि देखो, अगर प्राइस 1%, 2%, 5% तक बढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे अगर ज्यादा बढ़े तो जिस हिसाब से बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर कम हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा पैसे। अच्छा बताओ, कॉन्ट्रैक्टर अगर खुद करता है ये काम और दाम बढ़ता घटता तो उसको देना पड़ता कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्टर बेचारा कहाँ से लाएगा? इसी को बोलते हैं कौन सा क्लॉज? एस्केलेशन। हर चैप्टर में बेटा जी ऐसे ही कुछ शब्द पकड़ते जाइएगा। आपका बेटा बैकग्राउंड क्या है? फाउंडेशन पास है या बीकॉम है? आपका बैकग्राउंड बताइए। बीकॉम पास किया आपने? फाउंडेशन बीकॉम पढ़ रहे हैं? 11th 12th में क्या पढ़ते थे? कॉमर्स। कहाँ से है? अशोकनगर, यहीं पे ना, नोएडा के पास। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो मैंने इसलिए पूछा कि बैकग्राउंड आपके पास है, तो कुछ टर्म्स आपने कॉमर्स में पहले से पढ़ रखे होंगे। कुछ टर्म्स मैं जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा, कुछ टैक्स वाले, कुछ लॉ वाले, कुछ अकाउंट वाले, जमा करते जाइए और देखिए एक दिन बात बन जाएगी। आइए, तीसरा, पेनाल्टी एंड इंसेंटिव।
ये क्या होता है पेनाल्टी और इंसेंटिव? देखो, आपने कहा था 2030 में बना देंगे, अब 2032 हो गया, अभी तक नहीं बनाया, मेरा पैसा फंसा हुआ है, काम हो नहीं रहा। तो डेडलाइन दे देते ना बेटा ना, इस समय तक तो पूरा करना ही पड़ेगा वरना पेनाल्टी लगेगी। ये पहली बात है। और जितनी पेनाल्टी लगेगी प्राइस कट जाएगा। इंसेंटिव, देखो दिसंबर 2030 तक कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना महीने पहले करोगे 10-10 करोड़ और देंगे। सरकार भी तो चाहती है मेट्रो जल्दी चालू हो। अब देखो 5,000 करोड़ लगा दिया, मेट्रो चालू नहीं हो रही, जितना जल्दी चालू होगा रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो पेनाल्टी इंसेंटिव हो, एस्केलेशन हो, वेरिएंस इन वर्क हो, तो प्राइस चेंज होगा। अदरवाइज ना तो प्राइस बढ़ेगा और ना प्राइस घटेगा। टोटल 200 करोड़ देना है तो 200 करोड़ देंगे, या 1,000 रुपये स्क्वायर फीट देना है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके दे देंगे। ठीक है। एक होता है कॉस्ट प्लस। कई सारी चीजें होती है इसमें पहले कॉस्ट निकालना मुश्किल है। जैसे कोई आर्टिस्टिक चीज बन रही है, बिल्डिंग बड़े ध्यान से कोई पैसे वाला बनवा रहा है, पैसे वाले का घर कभी पूरा नहीं होता। इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ। हम्म, कुछ आज नया नया, पैसे बहुत है तो कभी बोलेगा ये वाली दीवार तोड़ो यार, खिड़की लगाओ, फिर बोलेगा कि नहीं ये मजा नहीं आ रहा यार। अच्छा, ये मजा नहीं आ रहा उसको बनने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं। नक्शा के समय कुछ नहीं बोलेगा, नक्शा हाँ हाँ ठीक है बनाओ बनाओ, देखते हैं। अब पैसे हैं तो बोलेगा नहीं ये तो नहीं मजा आ रहा, इसको चेंज करो। तो अब बताओ, पैसे वाले का हमने ठेका ले लिया 1,000 रुपये स्क्वायर फीट, वो बार बार तोड़वा फोड़वा रहा है, कैसे काम चलेगा मेरा? तो मैं बोलता हूँ यार 1,000 रुपये स्क्वायर फीट में नहीं बनाऊंगा, तुम 5 बार तो तोड़वाओगे, 5 बार बनवाओगे, मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। एक काम करो, जितना एक्चुअल कॉस्ट है तुम 10 बार तोड़वाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? ईंट पत्थर बालू सीमेंट लेबर तुम्हारा लगेगा, उसमें मुझे एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दो। 20% दे दो यार, 10% दे दो, मेरे भी बाल बच्चे जिंदा रहे, मैं बना दूंगा, जो कहोगे बना दूंगा। इसलिए इसका नाम क्या है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जितना इंटीरियर डिजाइनिंग होता है वो यही होता है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में सामने वाले का मन कब बदल जाए कुछ नहीं पता। अभी ब्लू कलर से पेंट करो, बोला ना मजा नहीं आ रहा ब्लू कलर, पीला लगा के देख बे, ठीक है कि नहीं? अब ब्लू कलर मैंने इतना खर्चा करके लगवाया, तुम कह रहे हो पीला लगा के देखो, ऐसे कैसे चलेगा? तो कॉस्ट प्लस करवा लो, तुम 10 बार कहो मैं चेंज करूंगा, मेरा काम ही है। ठीक है। और तीसरा होता है मिक्स। मिक्स का मतलब होता है बेटा थोड़ा सम पोर्शन फिक्स्ड प्राइस और सम पोर्शन बताइए बेटा कॉस्ट प्लस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है घर। घर में क्या होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब दीवार, खिड़की, छत, ये सब। ठीक है। ये मैंने बोला जी 1,200 रुपये स्क्वायर फीट बना दूंगा। दूसरा होता है इंटीरियर, टाइल्स, रूफिंग, ये स्विच वगैरह। इसमें मैंने बोला कॉस्ट प्लस। क्यों? टाइल्स बेटा 15 रुपए की भी आती है और 500 की भी आती है। ठीक बात है कि नहीं? पेंट 1,000 रुपए का बक्सा भी आता है और 5,000 का भी आता है। लकड़ी सस्ती वाले भी आती है, महंगी वाली भी। डिजाइनिंग प्लेन करवा लो तो बहुत कम में हो जाता है फर्नीचर, और महंगा कराओ तो सोफा 1,500 5,000 का भी आता है, और सुना होगा 50,000 का भी आता है, और नेताओं लोगों का 5 लाख का भी आता है। अब मैं कैसे बोल दूं कि मैं तुम्हारा 5 लाख में कर दूंगा, तुम एक सोफा ही मंगवा लो 5 लाख का। तो वहां पे कुछ काम मैं कर देता हूँ फिक्स्ड प्लस, फिक्स्ड, और कुछ काम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थ्योरी का बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, एस 7 में भी काम आएगा, इंटर में आएगा, फाइनल में आएगा। अकाउंट की बात, अकाउंट कॉस्ट अलग अलग मत समझना, दोनों एक ही चीज है। अकाउंट है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग है इंटरनल रिपोर्टिंग, बस इतना ही फर्क है। तो बेटा अब आगे बढ़ा जाए।
तो मैंने आपको क्या सिखाया, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में होने वाला समझौता है, जिसमें काम बता के प्राइस फिक्स भी कर देते हैं, कॉस्ट प्लस भी हो सकता है या मिक्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी की कॉस्टिंग करनी है। लेकिन एक बात बताऊं, आपके सिलेबस में कॉस्टिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं रुका है, सब में कॉस्ट के बाद प्रॉफिट भी निकालने को बोला है। तो हम बेसिकली कॉस्टिंग भी करेंगे और अकाउंटिंग भी करेंगे। ये एकमात्र चैप्टर है आपके कॉस्टिंग में जिसमें दोनों का मिक्सचर है। कॉस्टिंग की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत अकाउंट की, प्रॉफिट लॉस निकालना तो अकाउंट का काम है। तो आइए मैं शुरू करता हूं तीसरा पॉइंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ना बना के यहां लोग अकाउंट बनाते हैं फॉर द पीरियड इंडिंग। अब ये मैं दो बनाता हूं, पहला बना रहा हूं बेटा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लेस देन 1 ईयर, या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो एक ही साल में शुरू हुआ और एक ही साल में खत्म हो गया। मान लीजिए आपके पिताजी की कंपनी को लक्ष्मीनगर में नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आपको सुन के बड़ा बुरा लग रहा होगा, है नाली बनाए, भाई साहब नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 12 करोड़ का, आपके पिताजी कम से कम 3 करोड़ छापेंगे, क्या बुरा है, मिलने दो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। पैसे कमाने से मतलब है, कौन सा पिताजी को नाली बनाना है, नाली बनाने के लिए मजदूर है ना। ठीक है, तो 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला लक्ष्मीनगर में नाली बनाने का, और ये काम बारिश के पहले खत्म कर देना है। अप्रैल में मिला है, मई जून में खत्म कर देना है। इसका मतलब एक ही साल में फिनिश हो जाएगा। देखो क्या करोगे, कॉस्ट जितना भी लगे डेबिट कर दो। कॉस्ट क्या लगेगा बेटा, मटेरियल, हाँ या ना, और क्या लगेगा, कोई मजदूर लगेंगे, और क्या लगेगा, कुछ मशीन वशीन लाएंगे, उनका डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं, कुछ इंजीनियर वगैरह को लाएंगे, उनका कुछ फीस देंगे, ऐसे ही कुछ होगी बातें, कुछ तगाड़, कुछ बेलचा, कुछ कुदाल, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इज इट लाउड एंड क्लियर। आगे बढ़ो, बाई क्या लिखूं भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही कितना देगा, बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ठीक है बेटा जी, जो भी फिक्स्ड प्राइस है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसको बोलते हैं बेटा, वो ले लो। अब मान लो कि सब मिला है 400 करोड़ और ये हमें फिक्स्ड मिला है 50, बोलो प्रॉफिट कितना बेटा, जानते हो कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। कई लोग पीएल भी लिखते हैं, कई लोग जनरल पीएल लिखते हैं। अभी सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकला है, आपके पिताजी के पास ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है बेटा एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कई सारे कॉन्ट्रैक्ट, भाई कहीं हाईवे बनाने का मिला है, कहीं मेट्रो बनाने का मिला है, कहीं फ्लाईओवर बनाने का मिला है, कहीं पे बिल्डिंग बनाने का मिला है। कॉन्ट्रैक्टर को तो कई काम होते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि एक ही काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होगा, ऐसा पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और फिर बाद में एक एक जनरल पीएल बनाएंगे, उसमें सब डाल देंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ा है किसी ने, आप लोग के अकाउंट में है, पढ़ा नहीं अभी, ब्रांच अकाउंटिंग अभी भी नहीं पढ़ा, अकाउंट का सिलेबस कम हुआ है ना। ठीक है, अब मैं सर को बोलूंगा डेली पढ़ाएं और इसको पूरा करें, पास तो सब में होना है बेटा। तो मैं समझा देता हूं, अगर किसी की 10 ब्रांच है तो उसका प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, ब्रांच 1 2 3 4 5 6 मिलाएंगे तब ना। उसी तरह से किसी का 10 कॉन्ट्रैक्ट है, गाजियाबाद में चल रहा है 2 कॉन्ट्रैक्ट, नोएडा में 2 चल रहा है,
गुड़गांव में 2 चल रहा है, दिल्ली में 4 चल रहा है, तो सब जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा, हाँ या ना। तो इसीलिए हम प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ने की बजाय क्या करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल पीएल, और फिर बाद में जब ये सब जमा हो जाएगा ना बेटा, तब उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको कहां डाल देंगे, कैपिटल में। अब ये जो प्रॉफिट आएगा ना, ये जाएगा कैपिटल में। ये फोटो बना लो, C1 C2 C3। अच्छा ये भी बता दूं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस भी तो हो सकता है। खूब दीवानगी से बेटा पढ़ना है। घर से तुम लोग निकलते हो, घर में बेटा बेटे पास करें तो बड़ी अच्छी बात है, बट बेटियां पास करो तो गर्व की बात है। क्वालिफाइड डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बेटी हो या बहू हो, एक अलग तरह की इज्जत है बेटा। और आप लोग बोलते हैं ना इक्वलिटी लानी है, इक्वलिटी लानी है, बिना फिनेंशियल फ्रीडम की इक्वलिटी नहीं आ सकती। अब तक आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने समझ लिया होगा। देखो अगर पापा केवल कमाएंगे तो घर में मम्मी की कभी नहीं चलेगी। सब कहने की बातें होती कि मम्मी की चलती है, पापा बोलेंगे मैं पैसे ही नहीं दूंगा, कर ले क्या कर रही है, मम्मी क्या कर सकती है। तो इक्वलिटी तभी आती है जब हस्बैंड भी कमाए और वाइफ भी, तभी इक्वलिटी सही शब्दों में आती है। इसलिए बेटा आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटेंट बनना आपके अपने लिए भी जरूरी है। चलिए, कर लिया आपने। तो ये था शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या हो रहा था बेटा, विद इन 1 ईयर मटेरियल लेबर ओवरहेड डाला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा, प्रॉफिट या लॉस फटाफट निकल गया। ये था CMA फाउंडेशन की पढ़ाई। एडमिशन लिया, 4 महीने बाद एग्जाम दिया, और एग्जाम देने का मतलब पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 70-80% है। कितना बदमाश है CA इंस्टीट्यूट, और CMA इंस्टीट्यूट ना कमीना है, फाउंडेशन में सबको पास कराता है। और CMA जब इंटर का एग्जाम होता है, बेटा रुक जा, रुक जा भी गलत है। फाउंडेशन कम होना चाहिए, इंटर फाइनल ज्यादा, जैसे मेडिकल में होता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाते हैं ये लोग। पता नहीं बच्चे इंटर की पढ़ाई को इतना कमजोर क्यों समझते हैं। सबसे मेन है इंटर, क्योंकि फाइनल फिर यही चैप्टर है, यही पेपर है। फाउंडेशन का बहुत कम ही चीज यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ का सब कुछ फाइनल में है। तो असली पढ़ाई फाउंडेशन नहीं है, असली पढ़ाई इंटर है। सीरियस लीजिएगा, फाउंडेशन की तरफ पढ़िएगा, नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं आपसे लॉन्ग। आपके सिलेबस में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो सब है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बेटा, शुरू हुआ 25 में, खत्म हुआ, चलता रहा 26 में, खत्म हुआ 27 में। 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। मैंने 3 साल लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है बेटा, अब आगे आइए। अब इसमें क्या होगा कि यहां काम पूरा नहीं होगा, यहां भी काम पूरा नहीं होगा, फिनिश कहां होगा। तो क्या हम इतने साल का PL एक साथ बनाएंगे, नहीं ना, हमें तो हर साल का प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो हर साल का प्रॉफिट लॉस कैसे पता लगाएं, क्योंकि काम तो यहां भी 30% हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे 40% हुआ है, यहाँ 30% हुआ है, तो सारा प्रॉफिट तो हम शुरू में नहीं ले सकते, और ये भी नहीं कर सकते सारा प्रॉफिट लास्ट में हुआ है। तो इसमें एक मेथड चलता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेथड, या ज्यादा अच्छा वर्ड है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ये मेथड कहता है कि देखो हमें प्रॉफिट ना 1 साल ला लेके बताइए कितने साल में लेना चाहिए, 3 साल में, या ऐसे कहो ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। प्रॉफिट या लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ
कौन सी चीज बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में ये होना चाहिए। इट शुड बी रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, इसमें हम ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जैसे सीए इंटर का एग्जाम है, सीएम इंटर का एग्जाम है, सीएस इंटर का एग्जाम है, लोग ना पूरा कोर्स होने के बाद पार्टी करते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चैप्टर के बाद छोटी पार्टी करते रहो। पूरा कोर्स होने के बाद चलो डांस ड्रामा सब हो, लेकिन हर चैप्टर भी तो एक कंप्लीशन ही है। और कुछ नहीं, चाय बिस्किट ही डाल दो बच्चों के सामने यार, कुछ तो करो। जितना काम होता चल गया वही का कम है। आपने एक मटेरियल चैप्टर पढ़ लिया, कुछ तो हुआ, 1/15 तो कंप्लीट हुआ। मटेरियल लेबर ओवरहेड पढ़ लिया, 3/15 तो हुआ। कॉस्ट शीट जॉब बैच पढ़ लिया, 6/15 तो हुआ। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, 7/15 तो हुआ। जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे प्रॉफिट मानते जाओ, छोड़ो मत प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें कैसे करते हैं ये देखो। हम बनाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है बेटा, इसमें हम लेते हैं मटेरियल, वो तो बेटा लेना ही है। हम इसमें लेते हैं लेबर, और हम इसमें लेते हैं ओवरहेड, वो तो लेना ही है। आप कहेंगे सर ये तो वही हो गया। फर्क है। फर्क क्या है वो देखो। काम पूरा नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्टर को तो सौंप नहीं सकते, ले लो ये अधूरी मेट्रो। हम इसको बोलते हैं जब काम पूरा नहीं होता है उसका क्या नाम होता है बेटा? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस को जनरली कॉस्ट पे दिखाते हैं। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, कॉस्ट पे दिखाते हैं। यहां ऐसा नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। यहां हम दो हिस्से करते हैं। एक को बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है बेटा, वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। एक को बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, इसका भी मतलब क्या हुई बताऊंगा। ये दोनों चीजें कर लेते हैं और तब जो निकलता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो अभी नहीं कह सकते, तो बताइए क्या नाम देते हैं इसको? नोशनल प्रॉफिट। ये नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? ये बैलेंसिंग फिगर होता है। नोशनल मतलब काल्पनिक होता है, पता है आपको, आर्टिफिशियल को बोलते हैं। ऐसी में एक बार पढ़ा रहा था नोशनल, किसी बच्चे ने पूछा सर क्या होता है, तो मैंने कहा काल्पनिक। वो बच्चा था नेपाल का, उसको काल्पनिक भी नहीं आता था। तो बताइए इसका क्या मतलब हुआ नोशनल का? अगर आपको काल्पनिक ना आता हो तो मतलब इमेजिनरी, एक माना हुआ कि भाई ये प्रॉफिट इसमें चलो हो गए। ठीक है, अब इसी नोशनल प्रॉफिट में हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे लिख देते हैं CD, यहां आगे बढ़ाते हैं
कई लोग वहीं पे कर लेते हैं, मैं वहां नहीं करता, मैं आगे बढ़ के करता हूं। थोड़ा सा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको बोलते हैं पीएल, रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, रिकॉग्निशन समझते हो, जिसको अपना माने। जैसे आप किसी को अपना दोस्त रिकॉग्नाइज करते हो, तो दोस्त मतलब हमारा हमदर्द है। किसी को अपना दुश्मन मानते हो? किसी को नहीं मानते, यहाँ कोई नहीं बैठा आपका दुश्मन। हाँ, अच्छा, लड़के आए नहीं है। नहीं, कई बार ऐसे दोस्त भी होते हैं बेटा, जिनके रहते दुश्मनों की कभी कमी नहीं होती। आस्तीन के, आस्तीन के सांप। आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा जिसको आप दोस्त नहीं मानते, जिससे डेली आपकी, है कोई महाभारत वो घर में डेली होता हो? क्या? अच्छा, आप अंपायर हो, आप उसमें इन्वॉल्व? वो दोनों काफी छोटे हैं क्या? हाँ। अच्छा, जनरली क्या होता है कि ऐसे में तीनों जम के लड़ते हैं, और फैसला फिर मम्मी का चप्पल करता है। ठीक है कि नहीं? हमारे भी दर्जन के भाव से बच्चे हैं। अब तो खैर सब ग्रोन अप हो गए, बड़े हो गए। लेकिन जब वो 7-8 साल के हुए, तो कई बार हमें लगता था ये हमारे ही बच्चे हैं, ये तो सब पाकिस्तानी लग रहे हैं। इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे कि मत पूछो। सबको पीट पाट के सुला दो और खुद सो जाओ, आधे घंटे बाद फिर शुरू। चलो जो भी है। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता अपना मानना। इधर ट्रांसफर टू, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट भी बोलते हैं, या फ्यूचर कंटिजेंसी ज्यादा अच्छा वर्ड है। कंटिजेंसी समझते हो बेटा? क्या? कंटिजेंसी का मतलब होता है बेटा कि फ्यूचर की वो अनसर्टेन बातें जो तय नहीं है कि किस करवट बैठ लेगा। आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। जैसे कोर्ट में चलता हुआ केस मुकदमा, हम फंस भी सकते हैं और हम बच भी सकते हैं, लेकिन ये पता कब चलेगा? जब केस खत्म होगा तब। अभी नहीं कुछ कर सकते। हाँ या ना? चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, 30% हुआ है, 70% में न जाने क्या खर्चा लगे नहीं लगे, भी तो बनाए तो है नहीं। इसलिए पूरा प्रॉफिट नहीं मानते, थोड़ा मान लेते हैं और थोड़ा रख देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, लेकिन कितना मानते हैं कितना नहीं मानते उसका भी रूल है। करेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी जरा मैं सब कुछ समझा दूं। ये तो मैंने बना दिया फॉर्मेट, किसी को लिखना है? इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी फॉर्मेट से बनेंगे, फॉर्मेट नहीं बदलेगा। और आप देखिएगा सारा क्वेश्चन आप A to Z पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए। मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं लग रहा कोई आप पे हाथ साफ कर रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है बेटा? अरे यार, कहाँ से आ गया ये, सोच सोच के बोल रहा है। 30 साल से बेटा मैंने और कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ अकाउंट कॉस्ट पढ़ाया है। मैं कॉस्टिंग का एक स्टूडेंट हूँ, यही करता रहता हूँ, क्लास कराता ही रहता हूँ। मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ। रोज सुबह आता हूँ, सबसे पहले मैं टॉपर्स आता हूँ 7:45 बजे, कभी आके चेक कर लेना, और सबसे लास्ट में जाता हूँ 6 बजे, 6:30 बजे क्लास खत्म होती है तब जाता हूँ, डेली बेसिस पे। तो बेटा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, जब तक संदीप सर आते नहीं है आपका कोई नुकसान नहीं होगा, एकदम यू आर इन सेफ हैंड। आइए, और दुआ कीजिए जल्दी से हालात सुधर जाए, ताकि संदीप सर आए, बेचारे कुछ कमाए वो भी। आइए नेक्स्ट। देखो, इसमें ये मटेरियल जो है ना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये इतना आसान नहीं है मटेरियल। आइए, मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 1। देखो, ये है साइट, यहाँ काम चलता है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं? नहीं बोलते साइट पे काम चल रहा है, ऐसा सुना होगा आपने। मुझे तो ये बचपन में ही पता चल गया था, क्योंकि मेरे पिताजी थे इंजीनियर।
सरकारी इंजीनियर नहीं होते हैं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो नहर बनाता है ना, इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई। तो नहर बनता है ना नदियों पे, बड़े बड़े नहर, तो उसके वो डिपार्टमेंट में थे, एसडीओ थे। तो हमेशा हम सुनते थे पापा कहाँ गए हैं साइट पे। ये सुनते ही मैं अपने दोस्तों को बात करता था, चल चल क्रिकेट मैच खेल के आते हैं, कि पापा साइट पे गए हैं। लेकिन पापा थे बदमाश। अब तो खैर नहीं रहे बेचारे, उनका देहांत हो गया। वो बीच में ही आ जाते थे दोपहर में। बताओ ऐसे कौन मतलब करता है, भाई साइट पे गए हो तो ठीक ठाक काम देख कर आओ। और बीच में आए थे तब मेरी पिटाई कर देते थे, कि जब देखो तब क्रिकेट खेलता रहता है। और उस समय पता नहीं, आप लोगों का तो गर्ल्स है, आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन बॉयज का मैं बताता हूँ बेटा, क्या आनंद आता था फील्ड में खेलने में। ऐसा लगता था पूरा जीवन ऐसा कट जाए ना, आहा हा मजा आ जाए। कहाँ मेरी मत मारी गई थी, किस्मत खराब था, मैंने सी एस में एडमिशन लिया, पास भी कर गया। तब से जिंदगी झंड है साला, सुबह पढ़ाओ शाम पढ़ाओ, बस और कोई काम ही नहीं है। चल अब तो जो होना था हो गया, बैड लक। फेल हो जाता तो मैं चला जाता बिहार, और आराम से वहीं पे फिर क्रिकेट खेलता। तो देखो साइट, साइट पे तीन जगह से आता है मटेरियल। एक आता है फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर को बोल देते हैं, सप्लायर डायरेक्ट लाके दे देता है। हेलो भाई साहब, एक ट्रक ईंट भेज देना, 10,000 ईंट भेज दो। आ गया। अभी बालू का सीमेंट का भेज दो यार, छड़ भेज दो, ये भेज दो, डायरेक्ट सप्लायर से। मोस्टली तो ये आता है। कभी कभी किसी दूसरे साइड से भी आ जाता है, फ्रॉम अदर साइड। ये क्या चीज है भाई, जैसे ठेकेदार का ना, वहां काम चल रहा था सकरपुर में, वहां काम खत्म हो गया, कुछ ईंटें बच गई, तो फेंक देगा क्या? क्या करता है वो, अबे यार इसको ट्रक पे लाद ले चल, वहां ले चलते हैं। अदर साइड। एक आता है फ्रॉम स्टोर। जब बेटा चीज बच जाती है ना, और कहीं काम नहीं चल रहा होता है, तो एक गोडाउन बना के रखते हैं। वहां वो तार ईंट पत्थर सब ले जाकर रख देते हैं। और फिर जब कहीं काम चालू होता है तो पहले उसी को उठा ले जाते हैं। इधर देखिए, रिटर्न हो सकता है बेटा। कोई चीज काम की नहीं है या पुअर क्वालिटी आ गई तो लौटाएंगे नहीं। किसी और साइट पे जरूरत पड़ गई तो देंगे। ट्रांसफर टू अदर साइट। और तीसरा ट्रांसफर टू स्टोर। ऐसा हो सकता है बेटा। इसके अलावा कुछ क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अभी कुछ नहीं हुआ, वहीं पे ईंटें पड़ी हुई हैं अभी। जैसे पिताजी का ना जो काम था नहरों पे होता था, नहर तो खेतों में बनता है। तो पिताजी का तो नहीं, लेकिन जो ठेकेदार बेचारे होते थे प्राइवेट, उनका जो भी मटेरियल शाम को बच जाता था, सुबह गायब हो जाता था। बताओ कैसे? गांव वाले बड़े बदमाश होते हैं। अब उनके खेतों के पास तो, गांव में तो भाई खेतों में जाएंगे वो, अब जाते थे उसको टोकरी में भर के ईंट ले आते थे। तो ठेकेदार इतना ही माल गिराता था जितना वो जोड़ सके, ठीक कर सके। बोलता था नहीं सर, छूटेगा तो सब उठा के ले जाएंगे रात में। कई बार तो कच्चा भी तोड़ के ले जाते थे। जोड़ा, ईंट निकाल के लेके चले गए। हालांकि गलत है, बट गांव में कौन समझाए किसको। अच्छा, एक लॉस भी होता है बेटा। लॉस ऑफ मटेरियल हो सकता है कि नहीं? अब लॉस ऑफ मटेरियल आपने कॉस्टिंग पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने, उनको पता होगा दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल। भूमि बताओ, आपने तो पढ़ा है मटेरियल, व्हाट इज नॉर्मल लॉस, या प्रोसेस पढ़ा है किसी ने? वहां भी नॉर्मल लॉस होता है। हाँ, मतलब जो नेचर में ही है। कभी किसी ने दीवार बनते हुए देखी है? देखी है। तो उसमें कुछ ईंटें टूटी जाती हैं।
मतलब 10,000 ईंट जोड़ोगे ना तो 200 ईंट टूट ही जाएगी। उठा पटक करते समय या तोड़ के लगाते भी आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगी होगी, कुछ मलबा बिखर जाएगा। कितनी भी सफाई से काम करोगे फिर भी कुछ ना कुछ 1%, 2%, 4% ऐसा होता है बेटा। तो नॉर्मल लॉस जो नेचर के चलते हो, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, रेगुलर होता है। और एक होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब ओवर एंड एबव नॉर्मल। जैसे कुछ ईंटें तो हमने तोड़ फोड़ ली, लेकिन कुछ तो गांव वाले ट्रक में भर के ले गए। कुछ सीमेंट तो हमने ऐसे कर लिया, कुछ सीमेंट पे बारिश का पानी पड़ गया, बर्बाद हो गया। इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। अब मैं इसको नंबर देता हूं बेटा, आप भी देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखना है बेटा, कोई बात नहीं। दोनों काम करना है, समझना भी है लिखना भी है। अगर लिखने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आराम से इसको कराऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। लिखो, पहले लिखो तब बात करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। मैं इतना जानता हूँ क्लास डेली होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेली क्लास करनी है बेटा, कल भी क्लास है। अब मैं हूं ना, मैं जब तक रहूंगा बाकी टीचर भी आएंगे, देखना। प्रिंसिपल साहब जब आते हैं तो बाकी टीचर भी ध्यान से आते हैं। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ एक क्लास कैंसिल नहीं होगी आपकी। पीछे बहुत सारी क्लास कैंसिल होती थी। डेली करो अभी, अभी सेकंड ग्रुप का बच्चा ही कहाँ कोई है। जितने जल्दी फर्स्ट ग्रुप खत्म करके बैठोगे सेकंड ग्रुप में दिक्कत नहीं होगी। आपकी क्लासेस कल भी है, आप देखना, कल लॉ वाले भी सर आएंगे, कल अकाउंट वाले भी आएंगे, मैं भी आऊँगा। टैक्स वाले कह नहीं सकते, थोड़े नटखट है, वो जब आएंगे तो आएंगे, लेकिन 3 लोग तो हम लोग आएंगे ही आएंगे। रोज 1-1, 1.5 घंटा पढ़ो बेटा, सिलेबस यूं उड़ जाएगा। सीए में मैं 3 पेपर पढ़ाता हूँ, अकाउंट, कॉस्ट, एफएम। आज तक कभी सिलेबस डिले नहीं हुआ, आपने किसी से बात की होगी, क्योंकि मैं वहाँ संडे भी पढ़ाता हूँ। और पता है वहाँ क्लास मेरी कितने घंटे की होती है? डेली 4 घंटे, डेली। काहे सिलेबस डिले हो जाएगा? मैं छुट्टी करता ही नहीं, मैंने अपने करियर में कभी छुट्टी नहीं की। जबरदस्ती बच्चे बोलते हैं सर बस कल नहीं आ सकता मैं संडे, सब नाराज हो जाते हैं, तभी मैं कहता हूँ जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, एक संडे, वो भी 3 महीने 4 महीने पे। उससे क्या है, मेरा कभी कोई डिले नहीं होता। आ जाओ, अब यहाँ देखो, अब कैसे करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये तो खर्च है, आप मानते हो, ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, मानते हो, हाँ या ना? लेकिन ये खर्च नहीं है, ये तो रिटर्न है। ये खर्च नहीं है, ये तो किसी और साइड पे चला गया। कैसे खर्च बोलेंगे? खर्च मतलब कंजम्पशन होता है। ये नहीं है क्योंकि ये तो स्टोर में चला गया, ये नहीं है क्योंकि तो अगले साल काम आएगा, और ये नहीं है क्योंकि ये तो एबनॉर्मल है। ये मैं मानता हूं है, ये नहीं है। तो देखो, 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो डेबिट साइड, 4, 5, 6, 7, 8 क्रेडिट साइड में। अपने आप कंजम्पशन आ जाएगा। 1 का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? आया, 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 गया, 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 बचा हुआ एबनॉर्मल लॉस। या 1+2+3 कर लो, 4+5+6+7+8 कर लो, और जो आए उसे डेबिट कर दो। दोनों में आंसर सेम आएगा कि अलग अलग? कलम लो सेम टाइम पे बेटा, पहले अकाउंट होगा, फिर लॉ होगा, और फिर कॉस्ट होगा। 1 महीने पढ़ लीजिए, दिसंबर दिसंबर, जनवरी से और बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद बैच का माहौल और अच्छा हो जाएगा। बाकी बॉयज को भी बोल देना कि यार क्लास रेगुलर हो रही, आ जाओ। फिर बाद में बच्चे करने लगते हैं कि सिलेबस डिले हो गया।
दिसंबर वाले तो गए, जून वाले और नहीं है? अच्छा, उनको मैं बुला लूंगा। आपसे टच में है तो उनको बुला लेना। जून वाले फिर आएंगे। कब आता है रिजल्ट? फरवरी में आता है रिजल्ट? पेपर दे के आ जाएंगे, है ना? ठीक है। हाँ, आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तब तक आपका जो बचा खुचा है तब तक मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है। तो मटेरियल कॉस्टिंग ये वाली लेनी है। ऐसे नहीं कि मटेरियल उठा के रख दिया। अगर किसी क्वेश्चन में सारी बातें हैं तो सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। ऐसे ही लेबर है, ऐसे ही ओवरहेड है, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, वर्क सर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड। लेकिन आज का समय हो गया खत्म। 1:30 से 3 होगा, फिर थोड़ा घूम फिर लीजिए। 3:30 से 5 होगा। ठीक है। 8:30 से 5 बजे तक। ठीक है बेटा। समझिए आपका ये सीएम में कॉलेज है। पढ़ते रहिए, पास हुई और जाइए। कोई भी दिक्कत हो पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मैं हूं, वहां भी कर सकते हैं। फिर भी नंबर चाहे तो नोट कर लें। आप जैसे ये बच्चे मेरे से ना पूछते रहते हैं। जैसे एक ने भी पूछा था, मैंने जवाब दिया था कि सर इसमें बताओ नेटवर्थ लेना है कि शेयर कैपिटल। तो इस तरह से आप भी पूछ सकते हैं। अकाउंट के सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं डेली अकाउंट पढ़ाता हूँ। एफएम के भी पूछ सकते हैं। आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको कॉल कॉस्ट पढ़ाऊंगा। 7678652839। ठीक है बेटा। सेम 8:30। आप आइए ना। आपके सर वो बैठे होंगे, क्या नाम है, अखिलेश सर। फिर उसके बाद 11 बजे संजय सर। और फिर उसके बाद आपके मैं ही आ जाऊंगा उसके बाद। अरविंद सर से पूछ लीजिएगा, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते।